नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपीपीएससी की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है प्रश्न पत्र 2 सामान्य अध्ययन अर्थात द्वितीय प्रश्न पत्र के सिलेबस के बारे में। दो भागों में, जैसा कि पेपर 1 में भी था, सिलेबस बटा हुआ है खंड आ और खंड बा, पार्ट ए और पार्ट बी। तो हर सेक्शन में 5 यूनिट है, इसकी चर्चा हमें करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं खंड आ से, पार्ट ए से। इसके अंतर्गत हमें संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना, इसके अंतर्गत सारी यूनिट्स को कवर करना होगा। तो चलिए देखते हैं क्या इसके अंतर्गत चीजें रखी गई हैं इन 5 यूनिट में द्वितीय प्रश्न पत्र के। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जो इकाई 1 है उसमें आपके लिए भारतीय संविधान के बारे में, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां थी, उस समय क्या परिस्थितियां थी, इन सारी चीजों पर आपको चर्चा करनी होगी। यदि आप उस समय होते तो किस प्रकार से अपने सुझाव रखते, इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इस प्रकार से प्रश्न आपको यहाँ तैयार करने होंगे, थोड़े डायनेमिक किस्म के। संविधान की विशेषताओं की आपको चर्चा करनी होगी, थोड़ी बहुत कंपैरिजन भी हम कर लेंगे, भारतीय और अमेरिकन संविधान में तुलना कर लेंगे, भारतीय और ब्रिटेन के संविधान में, आयरलैंड के संविधान में, इनकी चर्चा इसी सेक्शन में करनी है। फिर दोस्तों, बेसिक स्ट्रक्चर, मूल ढांचा आपने सुना होगा, मूल ढांचे का सिद्धांत। तो दोस्तों, मूल ढांचा क्या है, इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान हैं या किन किन बातों को मूल ढांचे में रखा गया है, उन सारी चीजों की चर्चा की जाएगी। और फिर प्रमुख संशोधन या संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हमें चर्चा करनी होगी। दोस्तों, आप हमें बताएं, जो संविधान में संशोधन हालांकि हमने चर्चा नहीं करी, फिर भी यदि आप जानकारी रखते हैं तो हमारे देश के संविधान में कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है, और जो अंतिम संविधान संशोधन था वह किस क्रमांक का था, और उसमें किस बारे में उपबंध किया गया है। दोस्तों, अंतिम कहना उचित नहीं होगा, जो लेटेस्ट संविधान संशोधन है उसकी चर्चा मैं यहाँ पर आपसे कर रहा हूँ। ठीक, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत इन बिंदुओं को आपको आधार बनाकर चर्चा करनी है। बाकी जो चीजें होंगी जब हम विस्तार में चर्चा कर रहे होंगे तो उन पर अपनी नजरें जमाएंगे। अगला बिंदु क्या है, वैचारिक तत्व की चर्चा आपको करनी होगी, उस ही मेन हेडिंग के अंतर्गत जो हमने ऊपर पढ़ी हुई थी। वैचारिक तत्व में उद्देशिका की हम चर्चा करेंगे। उद्देशिका मतलब प्रस्तावना, ठीक, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं। इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। तो प्रियम्बल दोस्तों सेक्शन में बटी हुई है, आप जब देखेंगे उसको, कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है, कितने न्याय का वर्णन है, कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं, ये सारी चीजें प्रस्तावना के अंतर्गत आती हैं। तो आप हमें बताएं, जो हमारे देश की संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के न्याय का वर्णन है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। इन 2 प्रश्नों के जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे। इसके बाद मूल अधिकार की हम चर्चा करेंगे, किस भाग में है, कहां से कहां तक कौन सा मूल अधिकार है। ठीक, इसके अलावा मूल अधिकार के अपवाद की हम चर्चा कर लेंगे, मार्शल लॉ, इसकी चर्चा भी हम कर लेंगे, अलग अलग पहलुओं को ध्यान में रखकर। व्यवहारिक प्रश्न भी इनसे बनते हैं, उनको भी हम ध्यान में रखेंगे जब हम इसकी चर्चा कर रहे होंगे। पहले हमें बात करनी है पूरे सिलेबस की, और जैसे भी समय रहेगा हम अपनी इस क्रिया मतलब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। फिर दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनकी चर्चा हम करेंगे। दोस्तों, जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं वो 3 सेक्शन में बटे हुए हैं। आप बताएं कौन से हैं, गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी। अब आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है, ऐसे एग्जाम्पल 2-2 लिखने हैं जो गांधीवादी डीपीएसपी को प्रदर्शित करते हैं। 2 ऐसे आर्टिकल आपको लिखने हैं जो उदारवादी डीपीएसपी को प्रदर्शित करते हैं, और 2 एग्जाम्पल ऐसे लिख लें जो समाजवाद की ओर उन्मुख डीपीएसपी को बताते हैं या डीपीएसपी उनसे जुड़े हुए हैं, है ना। ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर दोस्तों, मूल कर्तव्य, कमेंट में बताना है कि जो मूल कर्तव्य थे वो जब हमारा संविधान बना था उस समय संविधान में जुड़े थे, या इन्हें अलग से संविधान संशोधन में जोड़ा गया। यदि जोड़ा गया तो कब जोड़ा गया, किस समिति की रिकमेंडेशन पर जोड़ा गया। ठीक, इन सारी चीजों पर हमें चर्चा करनी है। कुछ डायनामिक पोर्शन भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे कि इनके लिए बाध्य योग्य बनाना चाहिए या नहीं, बाध्य मतलब कंपलसरी करना चाहिए या नहीं, क्योंकि कर्तव्य हैं, हमें अपनी ड्यूटी, जैसे हमें अधिकार मिलते हैं तो हमारा दायित्व तो बनता है कि अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करें। तो इसके संबंध में क्या जो टैक्स चुकाना है, टैक्स जमा करना है, उसको फंडामेंटल
जो ड्यूटीज हैं उनमें शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे काफी सारे बिंदु हैं जो हमारी चर्चा का विषय भविष्य में बनने वाले हैं। ठीक, तो फिर इकाई 1 के अंतर्गत जो हमारी अंतिम हेडिंग है वह है संघवाद केंद्र। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य संबंधों की चर्चा होगी। दोस्तों आप बताएं, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध और विधायी संबंध, इनका उल्लेख किस आर्टिकल में है और किस भाग में है, इसकी चर्चा कमेंट सेक्शन में आप कर दें यदि आपको जानकारी है तो। अदरवाइज जब हम यहाँ पर आएंगे तब इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है एक चीज, यहाँ मैं अकेले सारी चीजें कवर कराऊंगा तो हो सकता है मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाए। आपको अपने स्तर पर लगातार प्रयास करते रहना है, रुकना नहीं है, क्योंकि जब हम यहाँ पहुंचेंगे तब तो हमें कवर करना ही है, लेकिन आपको भी निरंतर अपनी साइड से प्रयास करना है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय, इनके क्षेत्र अधिकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक सक्रियता, लोक अदालत एवं जनहित याचिका, जिसे हम कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों जो ये बिंदु है बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बड़ा मजा आएगा, आपको पता चलेगा आप किस प्रकार से अपने हक के लिए या दूसरे व्यक्ति के लिए भी अपनी ओर से आवाज उठा सकते हैं न्यायालय में। ठीक, PIL की इंपोर्टेंस को भी जानेंगे, क्या महत्वता है, ये सारे बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी है। आपको बस हमारे साथ अंत तक बने रहना है। फिर बारी आती है इकाई 2 की। इकाई 2 के अंतर्गत भारत निर्वाचन आयोग, किस आर्टिकल में दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है, इसकी आप हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें। फिर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम कैग के नाम से जानते हैं, इसका उल्लेख किस भाग में और किस आर्टिकल में है, इसकी चर्चा भी दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में करें। फिर संघ लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं नीति आयोग, इन सभी आयोग को हम विस्तार से पढ़ेंगे। दोस्तों आपको बताना है सरकार का थिंक टैंक किस आयोग को कहा जाता है। ठीक, फिर इसके बाद दोस्तों हम चर्चा करेंगे भारतीय राजनीति में जाति, धर्म, वर्ग, नृजातीयता, भाषा एवं लिंग की भूमिका, भारतीय राजनीति में राजनीतिक दल एवं मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी एवं जन आंदोलन, राष्ट्रीय अखंडता तथा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की चर्चा हमें करनी होगी। दोस्तों आप धर्म एवं वर्ग में कमेंट सेक्शन में अंतर बताएं, विस्तार से हमें चर्चा करनी है, इस बात से आप निश्चिंत रहें। बस अभी आप जो कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछे हो सके तो उसका जवाब देने का प्रयास करें, ताकि आपका एंगेजमेंट भी हमारी इस वीडियो में बना रहे। फिर दोस्तों बारी आती है यूनिट 3 की। दोस्तों मैं और भी एक्सप्लेन कर सकता हूं आपसे हर एक टॉपिक के अंदर जाके, लेकिन उसका फिर ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। जब हम सिलेबस करेंगे तो उसको हम विस्तार से कवर करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो यहाँ पर लंबा हो जाएगा, फिर आपको भी थोड़ी सी बोरियत महसूस हो सकती है। इसलिए अभी हम फिलहाल बेसिक जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं, बाद में हम विस्तार से इनकी बात करेंगे। तो दोस्तों जो यूनिट 3 है उसमें संविधान के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में जनभागीदारी एवं स्थानीय शासन, इसकी चर्चा हमें करनी है, जिसे हम आमतौर पर कहते हैं पंचायती राज। 73वां संविधान संशोधन, तो 74वां किससे संबंधित है? जवाबदेही एवं अधिकार। यदि 73वां संविधान संशोधन पंचायतों से संबंधित है, प्रश्न यह है 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है और कितने विषय इसके अंतर्गत आते हैं? 73 के विषय भी कमेंट में बताएं। जवाबदेही एवं अधिकार, इसके अंतर्गत प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे हम कहते हैं कॉम्पिटिशन कमीशन। ठीक, उपभोक्ता फोरम, कंज्यूमर फोरम जिसे हम कहते हैं, सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इन सभी की चर्चा हमें करनी होगी जवाबदेही एवं अधिकार में। दोस्तों इन सब के एग्जाम्पल तो आप आंसर में ही लिख सकते हैं। यदि आपको पूरा सिलेबस ढंग से पता है ना, तो जब आप आंसर्स लिख रहे होंगे तो कभी जवाबदेही एवं अधिकार से प्रश्न आएगा तो इंट्रोडक्शन में, कंक्लूजन में आप सिलेबस के पॉइंट को ही कोट कर सकते हैं सीधा, और आपके एग्जाम्पल में प्रमाणिकता भी, आपके आंसर में प्रमाणिकता बढ़ जाएगी, ऑथेंटिसिटी उसकी बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं सिलेबस को आपको सबसे पहले ध्यान रखना है।
फिर दोस्तों लोकतंत्र की विशेषताएं, जिसमें हम रहते हैं उसकी विशेषताएं हमसे पूछी जा रही हैं। अवेयरनेस वाला सवाल है दोस्तों, हम अपनी आंखें खुली रखेंगे ना तो बहुत सारे टॉपिक्स तो हमारे यूं ही कवर हो जाएंगे, जिसे आपकी भाषा में कहते हैं एवं ही कवर हो जाएंगे, है ना। तो लोकतंत्र की विशेषताओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, तो चुनाव आने वाले हैं, आप सभी जानते हैं। निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, दोस्तों आपने देखा होगा लोगों के लिए पब्लिक पोर्टल खोल दिए जाते हैं किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर सलाह जानने के लिए, लोगों का रुझान जानने के लिए। आपने कभी ऐसे पोर्टल का यूज किया है, अपनी राय व्यक्त की है गवर्नमेंट के लिए, तो आप हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों लोकतंत्र की विशेषताओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व, बहुत सारी पब्लिक का प्रतिनिधित्व विधानसभा में एमएलए करते हैं, संसद में एमपी करते हैं। सारी पब्लिक तो संसद या विधानसभा में बैठने जा नहीं सकती, तो हम अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव विधानसभा में जाएगा। इसका मतलब होता है कि उस विधानसभा में जितने लोग शामिल हैं उनकी बात को रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रखी जा रही है। यदि ऐसा नहीं करता तो आपके लिए फिर आने वाले अगले चुनाव में उस रिप्रेजेंटेटिव का स्कोर कार्ड उसके सामने प्रस्तुत करना होगा और फिर किसी दूसरे व्यक्ति को, जैसा भी आप चाहते हैं, आपका जो निर्णय होता है उसको लेना होगा। ठीक, तो राजनीतिक प्रतिनिधित्व ये कहलाता है किसी पर्टिकुलर एरिया में आप अपने प्रतिनिधि को चुनकर एज अ रिप्रेजेंटेटिव अपने प्रतिनिधि के तौर पर विधानसभा में, सांसद को संसद में भेजते हैं कि आपकी बात ऊपर पटल पर रख सके। यदि ऐसा कोई नहीं करता तो फिर वो आपका प्रतिनिधि होने के लायक नहीं है। ठीक है, इतना आप ध्यान रखें। फिर निर्णय प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी, समुदाय आधारित संगठन सीबीओ, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनकी चर्चा भी हमें करनी होगी। दोस्तों बहुत बढ़िया भूमिका निभाते हैं सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट में सीबीओस, एनजीओस और एसएचजी। बहुत मजा आएगा आपको इनको पढ़ने में। बस आपको करना क्या होगा, अलग अलग तरीके के एनजीओस होते हैं, पर्यावरण से संबंधित होते हैं, बच्चों से संबंधित होते हैं, वृद्धों से संबंधित होते हैं। आपको करना क्या होगा, आपको इनके एग्जाम्पल्स लिख लेने अलग से, ताकि आपकी कॉपी अलग दिखे। अब भाई ने बड़ी रिसर्च करके आंसर में कुछ बढ़िया चीजें कोट किए, तो जो एग्जामिनर होगा उसे भी कुछ नई चीज मिलेगी और उसका इंटरेस्ट आपकी कॉपी के प्रति सकारात्मक रूप से बढ़ेगा। तो जो ये वाली यूनिट है ना, यूनिट 3, उसमें आपको बहुत सारी चीजें ऐसी मिलेंगी जो आपके इंटरेस्ट की होंगी। फिर दोस्तों सोशल मीडिया की भूमिका, दोस्तों सोशल मीडिया नहीं, मीडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके अंतर्गत सोशल मीडिया है। तो मीडिया की भूमिका दोस्तों, पीत पत्रकारिता या येलो जर्नलिज्म क्या होता है, कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बताएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है आपसे। क्या येलो जर्नलिज्म, ठीक, येलो जर्नलिज्म या हिंदी में कहें तो पीत पत्रकारिता, ये क्या होता है दोस्तों। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, टीआरपी भी आपने सुना होगा, इसका मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि नहीं पता तो इन सारी रोचक बातों की चर्चा आगे हम करेंगे इन फ्यूचर, जब हम इन टॉपिक्स पर आ रहे होंगे। इसकी चिंता आपको नहीं करनी, निश्चिंत रहना है। तो मीडिया की भूमिका, समस्याएं भी आपको मीडिया की बतानी होगी, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया। दोस्तों बहुत सारी संस्थाएं भी हैं जो अलग अलग काम करती हैं। आपने ANI का नाम सुना होगा, इसका फुल फॉर्म हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिर बारी आती है यूनिट 4। यूनिट 4 में क्या करना होगा, आपको भारतीय राजनीतिक विचारकों के बारे में बताना होगा। ठीक, उनका एनालिसिस भी आप कर सकते हैं, इनकी चर्चा हम करेंगे, जिसमें कौटिल्य, जो कि पहले पेपर 4 में शामिल थे 2019 तक सिलेबस में, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर VR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय और जय प्रकाश नारायण। इनके आपके लिए पॉलिटिकल व्यूज या जो उनके ओपिनियंस है उनके बारे में चर्चा करनी होगी, उनसे संबंधित जो निष्कर्ष निकलते हैं, वर्तमान कंटेक्स्ट में क्या भूमिका है, इन सारी बिंदुओं पर चर्चा हमें इस यूनिट 4 के अंतर्गत करनी होगी। इस चीज को आप ध्यान रखें। ठीक है, फिर बारी आती है यूनिट 5 की। इसमें प्रशासन एवं प्रबंधन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या है, प्रकृति क्या है, महत्व क्या है। विकसित एवं विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका की चर्चा करेंगे। और जब अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर होगी तो आप ऑटोमेटिकली इन चीजों को डील कर पाएंगे। आपको समझना क्या है, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़िया करनी है और सोचने की शक्ति आपको बढ़ानी है, क्योंकि MPPSC के जब आप मेंस लिखेंगे तो वहां पर आपकी स्पीड का खेल होता है। और स्पीड क्या मैटर करती है, जो आप लाइन लिख रहे हैं वो खत्म ना हो पाए, अगली लाइन का कंटेंट आपको दिमाग में याद आ जाए। विचार करने की क्षमता, आपको
कुछ चीजें ध्यान भी रखनी पड़ेंगी, तो मेमोरी भी मैटर करती है, लेकिन आप विचार जल्दी जल्दी कर पाएंगे, तो चीजों को रिलेट कर पाएंगे, तो उन सारी चीजों को आप कैसे डेवलप कर पाएंगे? अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो इन सब चीजों पे हमें चर्चा करनी होगी। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का विकास, नवीन लोक प्रशासन के सिद्धांत, इन बिंदुओं पर आप चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों अवधारणाएं, जो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, शक्ति या पावर, सत्ता, प्राधिकारी, उत्तरदायित्व एवं प्रत्यायोजन, जिसे हम कहते हैं डेलीगेशन, इन सब पे हम चर्चा करेंगे। बहुत इंटरेस्ट वाले टॉपिक हैं दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आएगा, आपको बोरियत फील नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावा संगठन के सिद्धांत, सिद्धांत में आपको काफी सारी चीजें याद करने की हो सकती हैं, लेकिन सिद्धांत आप समझेंगे और कुछ टर्म को आप याद कर लेंगे, इससे आपका काम चल जाएगा। पद सोपान, पद सोपान को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप बताएं? इंग्लिश, जिसको पद सोपान का मतलब नहीं पता, लेकिन इंग्लिश में मुझे पूरा विश्वास है, भले हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हो, यदि इंग्लिश में मैं उससे बोल दूं तो आसानी से समझ जाएगा। तो आप ही बताएं हमें कि पद सोपान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, बहुत बढ़िया टॉपिक्स हैं दोस्तों, मजा आने वाला है पढ़ने में। लोक प्रबंधन के नवीन आयाम, न्यू डायमेंशंस की बात करनी होगी आपको। परिवर्तन का प्रबंधन एवं विकास प्रशासन, इन सभी बिंदुओं को आधार बनाकर आप पेपर 2 के पार्ट ए को तैयार करेंगे, जिसकी चर्चा हम इन फ्यूचर करेंगे। अभी देखते हैं सारा सिलेबस डिस्कस करने के बाद हमें किस पेपर से अपनी शुरुआत करनी है। तब तक के लिए आपको हमारे साथ बने रहना है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे पेपर 2 पार्ट बी की, जिसमें इकोनॉमिक्स और समाज शास्त्र को शामिल किया गया है। तो लगातार बने रहें हमारे साथ। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक आप शेयर भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब का ऑप्शन आपके पास है, चैनल को आप सब्सक्राइब करें यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, काम का लगता है तो। लगातार हमारे साथ बने रहें, मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तब तक ना रुके जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। एक लक्ष्य प्राप्त हो तो दूसरा लक्ष्य निर्धारित करें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।